नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। अपनी लास्ट क्लास में जो था हमने वो राज्यसभा पर चर्चा की थी। 2 क्लासें राज्यसभा पर हम जो है वो देख चुके हैं। अब तक हमने जो राज्यसभा में देखा है वो क्या देखा? अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा के गठन का उल्लेख था। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो हम देख चुके हैं। कार्यकाल जो है अनुच्छेद 83 के तहत जिसका उल्लेख किया गया है, कार्यकाल देख चुके हैं। ठीक है जी। योग्यताओं को देख चुके हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। वेतन व भत्ते जिनका उल्लेख अनुच्छेद 106 में किया गया है। ठीक है जी। सभापति अनुच्छेद 89 और उपसभापति, यहां तक जो था वो राज्यसभा के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। आइए आगे अब जो है वो राज्यसभा को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे अब चर्चा करते हैं शपथ, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 99 में किया गया है। शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 99 में है और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा के सदस्यों को शपथ जो है वह सभापति के द्वारा दिलाई जाती है। तो राज्यसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 99 में। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सभापति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें कोरम संख्या, या इसी को कहा जाता है गढ़ पूर्ति। क्या कहते हैं? कोरम संख्या या गढ़ पूर्ति। और इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। कहां पर है? अनुच्छेद 100 में राज्यसभा की कोरम संख्या या गढ़ पूर्ति का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे ये कोरम संख्या या गढ़ पूर्ति होती क्या है, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे कम संख्या में सदस्यों के उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही क्या कर दी जाए? स्थगित कर दी जाए। क्या कहलाती है? कोरम संख्या या गढ़ पूर्ति कहलाती है। बात समझ में आई? दोबारा से सुनना, क्या परिभाषा होती है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे कम संख्या में सदस्यों के उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही को क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए। कोरम संख्या या गढ़ पूर्ति कहलाती है। ठीक है जी। एक न्यूनतम संख्या होती है। यदि राज्यसभा में उस न्यूनतम संख्या से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब वो न्यूनतम संख्या होती क्या है वो भी देखिए साहब। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है जी। तो राज्यसभा की जो कोरम संख्या होगी वह क्या होगी? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है जी। अब सुनना है यहां से आगे। भाई राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250। इसका 1/10 भाग हम निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 25। अब सुनिए जी, बाई चांस ऑप्शन ऐसे आ जाए, प्रश्न आए राज्यसभा की कोरम संख्या होती है 1/10 भाग, 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग।
तो आंसर अपना सीधा हो जाएगा कितना, 1/10वां भाग। यदि वो ऑप्शन इस तरह से ना दे करके ऑप्शन दे राज्यसभा की कोरम संख्या होती है 25, 30, 20 या 15, तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा अपना 25, क्योंकि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग हम निकालते हैं, कितना निकल के आया हमारे पास में, 25 निकल करके आया। तो राज्यसभा की जो कोरम संख्या होती है वह सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग या कितनी होगी, 25 होगी। तो ये थी जी अपनी कोरम संख्या। अब आगे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे हम सभापति तालिका पर। किस पर, सभापति तालिका। सभापति तालिका। तो सुनिए जी, सभापति तालिका का क्या मतलब होता है। राज्यसभा का जो सभापति होगा, सभापति, वह राज्यसभा में से, राज्यसभा में से 10 व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की क्या बनाएगा, एक तालिका बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, सभापति तालिका कहते हैं। तो राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा में से 10 व्यक्तियों की क्या बनाई जाएगी, एक तालिका बनाई जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, सभापति तालिका। बात समझ में आई जी। अब सुनिए साहब नेक्स्ट आगे, ये जो सभापति तालिका होती है इसका कार्य क्या होता है। जब भी सभापति या उपसभापति, जब भी सभापति और उपसभापति जो हैं ये दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो इन दोनों की अनुपस्थिति में इस सभापति तालिका में से कोई एक व्यक्ति सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। बात समझ में आई। सभापति के द्वारा राज्यसभा में से 10 व्यक्तियों की एक तालिका बनाई जाएगी और इस तालिका में से कोई एक व्यक्ति सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है जी। लेकिन प्रश्न जो है वह यहां से आने की कम संभावना है। प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न आएगा कि इस सभापति तालिका में से अध्यक्ष का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा। भाई उदाहरण के तौर पर हम समझे, राज्यसभा के सदस्यों का जो वेतन होता है वो कितना होता है, 50,000 रुपए प्रति माह। सभापति का वेतन कितना होता है, सभापति का वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। ये जो तालिका में 10 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ये 10 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको 50,000 रुपए वेतन मिलता है। अब मान के चलो उनको सभापति बनने का मौका मिले तो वेतन कितना मिलेगा, 4 लाख। तो ऐसी स्थिति में जब भी सभापति और उपसभापति अनुपस्थित होंगे तो ये 10 के 10 व्यक्ति जो हैं ये तो आपस में भाई लड़ने लगेंगे कि सभापति मैं बनूंगा, सभापति मैं बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में सभापति का निर्णय इस तालिका में से किसके द्वारा किया जाएगा, प्रश्न ये बनेगा। तो इस तालिका में से सभापति का जो निर्णय करेगा वह व्यक्ति कौन होगा जी, राष्ट्रपति। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा में से 10 व्यक्तियों की क्या बनाई जाएगी, एक तालिका बनाई जाएगी।
इस तालिका में से कोई एक व्यक्ति सभापति व उप सभापति की अनुपस्थिति में सदन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है जी। और इस तालिका में से वो अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये थी हमारी सभापति तालिका। नेक्स्ट, आगे जो है वो राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83। तो सुनिए मेरे भाइयों, अनुच्छेद 83 में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। अब सुनिए जी, यहां पर दो चीजें हमें क्लियर करनी है। पहली बात तो ये कि क्या यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक होता है? क्या राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को अपने विवेक से मनोनीत करता है? तो आंसर होगा जी, राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को स्वयं विवेक से मनोनीत नहीं करता। तो फिर किसके कहने पर मनोनीत करता है? पीएम व मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बात समझ में आई जी। नेक्स्ट, आगे बात करें। ये जो 12 सदस्य होते हैं, यह 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। कितने क्षेत्रों के? 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र के क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। लेकिन यहीं पर यह चीज भी याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि भाई 3 सदस्य साहित्यकार होंगे, 3 सदस्य कलाकार, 3 सदस्य विज्ञान से होंगे और 3 सदस्य समाज सेवा से। ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है। हो सकता है 12 के 12 सदस्य साहित्यकार हों, हो सकता है 12 के 12 सदस्य कलाकार, वैज्ञानिक या फिर समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित हों। तो ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है। एक चीज तो ये। अब यहां पर हम एक चीज पर और चर्चा करेंगे, खेल। देखिए, सामने कहा 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। संविधान में उल्लेखित किया गया बाकायदा ये चारों क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। लेकिन हम चर्चा करना चाहते हैं किस पर? खेल क्षेत्र पर। ठीक है जी। तो सुनिए साहब, ये खेल क्षेत्र का क्या मामला है। बात करेंगे हम एक उदाहरण के तहत। अप्रैल 2012 को सचिन तेंदुलकर का मनोनयन जो था वो राज्यसभा में किया गया। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल क्षेत्र से संबंधित है। अब सुनिए साहब, मामला यहां पर तूल पकड़ा। सचिन तेंदुलकर के मनोनयन को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि
संविधान के अंतर्गत खेल क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया और सचिन तेंदुलकर के मनोनयन को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद जो था वो मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने क्या तर्क दिया? कोर्ट ने तर्क क्या दिया? वैसे भी हम मानते हैं कि खेलना भी क्या होता है, एक कला होता है, लेकिन कोर्ट ने यह तर्क नहीं दिया कि खेलना एक कला होता है। कोर्ट ने तर्क क्या दिया? कोर्ट ने कहा कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उनकी यह मंशा थी कि राज्यसभा में किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ ही मनोनीत किया जाना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है कि इन 4 क्षेत्रों को ही, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा को ही संविधान में उल्लेखित किया गया है। इन क्षेत्रों के अलावा भी यदि किसी क्षेत्र विशेष का कोई व्यक्ति है और वह उस क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो उसे भी मनोनीत किया जा सकता है। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि सचिन तेंदुलकर का जो मनोनयन है वह है संवैधानिक है, और इसी के आधार पर सचिन तेंदुलकर ने जो था वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल अप्रैल 2018 में क्या किया था? समाप्त किया। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में खेल क्षेत्र से क्या किए गए हैं? मनोनीत किए गए हैं। और भी व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति कौन कौन है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साहब, खेल क्षेत्र से राज्यसभा में एक तो है दारा सिंह, ये रेसलर थे, पहलवान थे, पहलवानी से इनको राज्यसभा में क्या किया गया? मनोनीत किया गया। दूसरे आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले हमने जिन पर चर्चा की, सचिन तेंदुलकर। तीसरे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। और 5वें हैं चौथे हैं मैरी कॉम। तो 4 व्यक्ति हमें देखने को मिले, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू और मैरी कॉम। ये वो व्यक्ति हैं जो खेल क्षेत्र से राज्यसभा में अब तक मनोनीत किए गए हैं। ठीक है जी। चलिए साहब, नेक्स्ट और लास्ट राज्यसभा में जो अपना टॉपिक आता है वो कौन सा है जी? वो टॉपिक है राज्यसभा के विशेषाधिकार। राज्यसभा के विशेषाधिकार, ठीक है जी। बात करें राज्यसभा के विशेषाधिकार क्या होंगे? वे अधिकार जो केवल राज्यसभा को प्राप्त हो राज्यसभा के विशेषाधिकार कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कार्य जो केवल राज्यसभा कर सकती है क्या कहलाएंगे? राज्यसभा के विशेषाधिकार। और राज्यसभा के 3 विशेषाधिकार होते हैं जिनका उल्लेख 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। बात करें हम अनुच्छेद 67, राज्यसभा का पहला विशेषाधिकार है। और अनुच्छेद 67 में क्या उल्लेखित किया गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की पहल सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाएगी? राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित जो प्रस्ताव है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा। कभी भी लोकसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम नहीं ला सकती। यह पहला राज्यसभा का विशेषाधिकार होता है।
नेक्स्ट राज्यसभा के हम दूसरे विशेषाधिकार पर चर्चा करते हैं। तो सुनिए जी, दूसरा विशेषाधिकार है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और यहां पर एक चीज और याद रखना, उत्तर प्रदेश में सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी लास्ट ईयर, और उसमें इसी राज्यसभा के विशेषाधिकारों से 2 प्रश्न आ गए। मात्र इन्हीं राज्यसभा के विशेषाधिकारों से 2 प्रश्न हमें कहां पर देखने को मिले, यूपी में सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंतर्गत, जिनमें से पहला प्रश्न तो यही था अनुच्छेद 249 से संबंधित। पहले से हम समझेंगे क्या मामला है। अनुच्छेद 249 में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 249 में उल्लेखित किया गया है कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को, किस विषय को? राज्य सूची के विषय को कैसा विषय घोषित कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का विषय। फिर उस विषय पर कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा उस विषय पर कानून बनाया जाएगा। यानी कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को कैसा विषय घोषित करेगी? राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करेगी। फिर उस विषय पर कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, ये जो पुलिस है यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। लेकिन राज्यसभा को लगे कि ये जो पुलिस है इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया की पुलिस के लिए केवल सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो विधान होते हैं, पुलिस से संबंधित जो कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने चाहिए। तो राज्यसभा क्या करेगी? अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करेगी। फिर इस विषय पर कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है जी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आया था, और प्रश्न क्या आया था? राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? आंसर क्या था? अनुच्छेद 249। ठीक है जी। चलिए साहब नेक्स्ट आगे जो है तो अनुच्छेद 249। ठीक है जी। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाता है। एक चीज पर और यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान समय में ये जो सूचियां हैं इनके अंतर्गत विषयों का आवंटन किया गया है। अब वो कौन कौन सी सूची है? पहली सूची है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। और वर्तमान समय में इन सूचियों के अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषय हैं 100, राज्य सूची में विषय कितने हैं? 61, और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52। लेकिन बात मूल संविधान की जाए, मूल संविधान के अंतर्गत मूल संविधान, और यह है वर्तमान की स्थिति।
वर्तमान में विषय संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। मूल संविधान के अंतर्गत संघ सूची में विषयों की संख्या थी 97, राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66 और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी 47। लेकिन वर्तमान में कितनी है? संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? दोनों सरकारें मिलकर के समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएंगी। लेकिन समवर्ती सूची में जो है वह अंतिम निर्णय किसका मान्य किया जाएगा? केंद्र सरकार का जो है वह अंतिम निर्णय क्या किया जाएगा? मान्य किया जाएगा। समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाएंगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो मान्य होगा वह है केंद्र सरकार का निर्णय मान्य किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए साहब, ये था राज्यसभा का दूसरा विशेषाधिकार। आइए अब अंतिम विशेषाधिकार पर भी क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में उल्लेखित किया गया है कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या करेगी? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में जाने तो मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा। दूसरी थी IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। मूल संविधान में केवल 2 अखिल भारतीय सेवाएं थीं, लेकिन 1966 में राज्यसभा के द्वारा अपने इस विशेष अधिकार का प्रयोग किया गया और उसके तहत IFS, जिसे हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा का क्या किया गया? गठन किया गया। तो मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 3, IAS, IPS और IFS। IFS का गठन राज्यसभा के द्वारा कब किया गया? 1966 में। यहीं पर एक चीज और याद रखना, राज्यसभा के द्वारा भारतीय वन सेवा का गठन किस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो 1966 में ही एक आयोग गठित किया गया था जिसे हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित हुआ और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यसभा ने इस तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया। इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। लेकिन कुछ समय के बाद मोरारजी देसाई ने इसके अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। और त्यागपत्र देने के बाद इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे के हनुमंत थैया। कौन थे? हनुमंत थैया। ठीक है जी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद से
मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया और उनके त्यागपत्र देने के बाद इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? हनुमंत थैया। ठीक है जी, तो ये थे राज्यसभा के विशेषाधिकार। इसी के साथ अपना राज्यसभा टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम बात संसद की कर रहे थे। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का पर्टिकुलर पार्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। आगे हम पहले लोकसभा का पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे, फिर संसदीय प्रक्रिया के तहत कुछ मामले ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। उनको हम जो है वो एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ राज्यसभा टॉपिक अपना यहां पर जो है वो क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन क्लास समाप्त करने से पूर्व मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा, ये आप सभी से मेरा निवेदन है कि विवेकानंद के YouTube चैनल के द्वारा जो क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अपने व्यू, तुम्हारे जो भी विचार हैं वह क्लासों के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप जो हमारे लिए उपलब्ध करवाएं, ताकि जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश होगी, जो कुछ कमियां होंगी, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है जी, तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।